अंदर खाली पेट हो, हम न जानत रहली बाबू दुनिया डुप्लीकेट हो। बहुत गया 20 रुपए, बहुत गया 20 रुपए, बहुत गया 20 रुपए, बहुत गया 20 रुपए। आइए बैठिए, आइए भैया बैठिए। हाँ हाँ, ये लो, ये सर्टिफिकेट आपका है? हाँ ये मेरा ही सर्टिफिकेट है। तो फिर इतना पढ़ लिख कर आप ये हवा हवाई क्यों चला आप रहे लोग हैं? अपनी ये बकबक बंद कीजिए, समझ गए ना? अगर मुंह खुल गया ना तो जुल्म हो जाएगा। अरे जाइए अपना काम कीजिए। नमस्कार, मैं अमर हूं और आप देख रहे हैं न्यूज चैट। न्यूज चैट की ये सीरीज जो है, हमने आपको पहले भी बताया था कि रंगमंच जो स्टेज है जिसपे लोग कैरेक्टर चेंज करके, नाम चेंज करके, एरिया चेंज करके, गांव चेंज करके कुछ भी हो सकता है, किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग बन सकते हैं, वो है स्टेज। और उसी स्टेज में आज हमारे साथ एक मैथिल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहर में इन चेहरों को आप पोस्टर बॉय के तौर पे देख सकते हैं। वो चेहरा जो टीवी में आपके सामने हो सकता है, आपके फेस के सामने हो सकता है, वो आपके गली और मोहल्ले का भी एक बच्चा है। तो आज हम आर्यन से बात करते हैं। आर्यन, दिल्ली जैसे बड़े शहर में नाटक के थ्रू आप आए थे या आपको लगा कि नहीं यहाँ फिल्म हो सकता है? मैं सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेता हूँ और बोलता हूँ जय माँ काली, हर हर महादेव। और मैं मिथिलांचल से हूँ, सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के गोविंदपुर गांव से। और मिथिलांचल की धरती से हूँ तो मिथिला से खास लगाव है। मैथिली भी आता है मुझे बोलने में, और मिथिला के लिए कुछ कर पाऊँ वो भी सोच के चल रहा हूँ मैं आगे। और लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई है गांव के स्थानीय रंगमंच कालिका नाट्य कला परिषद गोविंदपुर के रंगमंच से हुई थी। और थिएटर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब लाइव परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और उसके ज़रिए ही आप आगे बढ़ते हैं। और मैंने जब तक, अब लोग अभी माने ना माने, मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य घटना है कि मैं ईश्वर को बड़ा मानता हूँ अपने लाइफ में। मुझे स्वप्न आया और मैं दिल्ली में 2011 में ही आ गया था। काफ़ी धक्का खाया, ऑडिशन पर ऑडिशन दिए जा रहा है, रिजेक्शन खाली मिल रहा है। सब स्वप्न में ये है कि काली माँ जो गोविंदपुर गांव का स्टेज है उस पर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दे रही है कि इस स्टेज पर खेलो आकर के, तुम बड़ा बन जाओगे। और मैं 2013 में नौकरी करते करते मैं बीमार पड़ जा रहा था। हर बार नौकरी जब भी किया मैं बीमार पड़ जाता था। तो 2013 में मैं घर घूम के गया हूँ और नवंबर का टाइम था, नवंबर काली पूजा का टाइम था। तो काली पूजा के समय में मैं पहला बार नाटक खेला जा करके गाँव के स्थानीय रंगमंच पर। और नाटक खेलने के बाद जब मैं 2014 में आया हूँ ना पुनः दिल्ली, मुंबई भागने के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज़ सपना मेरा साकार हुआ है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि थिएटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पॉलिटिकल एनालिसिस मैच करता है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण लेते हैं और वो दिल्ली आते हैं गुजरात से, और आप बिहार से मुंबई जाते हैं सेम टाइम स्टाइल में 2014 में। वो एक सफल प्रधानमंत्री हो चुके हैं, आप एक सफल कैरेक्टर अपने आप को समझते हैं कि नहीं? सर हम सफल मानते हैं अपने आप को, इसलिए क्योंकि मैंने मेहनत की अपने पीछे में। हर एक चीज़ के लिए मुझे मेहनत करना पड़ा है। जब मैं बिहार से ही आया था ना तो मैं अब ऑडिशन तो दे ही रहा था, लेकिन मेरी हिंदी गलत थी, टोटली मैं हिंदी अशुद्ध बोल रहा था। तो मैं मुंबई में जब गया हूँ तो पैसे नहीं थे, मैं माँ बाबूजी ने मुझे मात्र 700 रुपये दिए थे कि लो ये आशीर्वाद है, जो करना है फिल्म लाइन में तुम अपने दम से करो। मुझे तब खुशी हो गई। तो घर से कोई सपोर्ट रहा नहीं मुझे, तो मैं मुंबई, मुझे लगा कि देखने में खूबसूरत हूँ, मुंबई जाऊंगा सीधा काम मिल जाएगा। ये किसने बता दिया कि देखने में बहुत खूबसूरत है? तो लेकिन ऐसा लगा मुझे, ऐसा खुद को लगा, ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा। हाँ। लेकिन दिल्ली जब आया हूँ मैं तो वो भ्रम भी टूटा मेरा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि मुझे ये फील हुआ कि मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ, मतलब लड़कियों की लंबी चौड़ी लाइन लिस्ट होगी आपके पास? नहीं, एक भी नहीं। तो फिर खूबसूरत का क्या एंगल क्या था? खूबसूरती का काम को लेकर के। अच्छा, अपने आप में इतना आपने निखार लाया कि आपको खूबसूरती नजर आने लगी। और मुझे लगता था कि जो एक्टर होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। तो ये भ्रम इसलिए टूट गया जब मैं दिल्ली में आया हूँ, तो यहाँ पर एक से एक खूबसूरत लड़के लड़कियाँ सारे लोग होते हैं, तो वो भ्रम मेरा टूट गया यहाँ से आकर के। और जब मैं मुंबई गया तो असली संघर्ष जो होता है ना वो मुंबई में दिखा मुझे। तो मैं मुंबई जाता हूँ, प्रोनाउंसिएशन के लेकर के लोग हमेशा से ये टारगेट करता है बिहार और पूर्वांचल के लोगों को कि आपका स्रौ और स्रौ में अंतर है, संघर्ष और संघर्ष में अंतर है, बड़ा अंतर है। बहुत सारी वर्डें हैं जो हम लोग रोक लेते हैं। स्कूल और स्कूल में अंतर होता है, कॉलेज और कॉलेज लाइफ में अंतर होता है। तो आपने एक अभी लास्ट सीन की है जो एक ऑटो रिक्शा मतलब ई रिक्शा ड्राइवर बने हैं, वहाँ जो आपने टारगेट किया वो ये किया है कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से फेल्योर है बिहार और यूपी के बॉर्डर के हिस्से को, वो कैसे टारगेट करता है लोगों को? सर हिंदी को लेकर जो मैंने बोला है ना कि मैं गया हूँ खुद मुंबई में, तो ऑडिशन देता था तो काम नहीं मिल रहा, 1 लाइन का डायलॉग मिल रहा है, 2 लाइन का डायलॉग मिल रहा है।
दो शब्द के डायलॉग मिल रहे हैं। तो मैं पूछने लगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो लगा हिंदी तुम्हारी सही नहीं है, तो पहले जाकर हिंदी को सही कीजिए। गांव के स्थानीय रंगमंच पर आपने परफॉर्म किया है, लेकिन हिंदी को लेकर जब आप करेंगे तो चाहे तो आप NSD में जाइए या NSD से जो पास आउट हैं उन लोगों से जाके मिलिए, उनके बीच में जाइए, थिएटर वाले से मिलिए। बिहार में नहीं, दिल्ली में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, रविंद्र भवन है ये मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो मेरे एक सर भी हैं वहाँ पर, जहाँ से मुझे हिंदी में बड़ा हर एक बारीकियाँ सीखने के लिए मिली है। धर्मेंद्र सिंह परिहार नाम है उनका। वो ऐसे पुलिस वाले हैं, लेकिन प्रकाश झा प्रोडक्शन में लगभग 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। तो उनके पीछे मैं लग गया। पैसे थे नहीं मेरे पास, तो मैंने सर को दंडवत कर दिया कि सर पैसे हैं नहीं मेरे पास। तो उन्होंने मुझे अपने रूम में भी रखा है लाइफ में, क्योंकि उनको ये चीज समझ में आया कि ये लड़का बड़ा जिद्दी है, नहीं जाएगा घूम करके। तो मैंने बोला कि सर गुरु दक्षिणा, आगे जाकर बड़ा नाम करूंगा मैं, और जब मैं आऊंगा तो मैं आपके लिए जरूर जिक्र कर दूंगा अपने हर किसी इंटरव्यू में जाकर के। यहाँ एक बहुत बढ़िया सा टारगेटेड सवाल है कि मैथिली, हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी, कौन सा इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें कास्टिंग काउच नहीं होता है? सर मुझे लगता है हर जगह होता है। तो फिर उन लोगों का क्या जो अपने आप को फिल्म के नाम पे समर्पित कर देते हैं? सर फिल्म वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि सर कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये डिपेंड आप पर करेगा कि मुझे भी कई ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं जिसको मैंने मना कर दिया करने से, क्योंकि मैं कपड़े उतार करके कमाई नहीं करने आया हूँ यहाँ पर। मुझे इज्जत के साथ, क्योंकि मैं मिथिलांचल की धरती से हूँ। अगर मैं मिथिलांचल की धरती से हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो मेरे साथ में उसका सम्मान भी जुड़ा है मेरे साथ में। अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे लगता है कि बिहार, मिथिलांचल जो भी है ना, उसका पगड़ी मेरे ऊपर बंधा हुआ है, तो वो अपमानित हो जाएगा मेरी वजह से। तो मैं वो हमेशा ध्यान कौन सा रखता हूँ। फिल्म जो आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म में, जो लोगों को देखना चाहिए? सर एजुकेशन द टेरर, इसमें मेरा काम दिखा है। दूसरी अभी मैंने मराठी फिल्म किया है, एनीवे नाम है। अब मैं बिहार का लड़का, लोग जानते हैं कि जो मराठी इंडस्ट्री है वहाँ पर बिहार का लड़का काम नहीं कर पाया आज तक। हाँ, कुछ लोग हैं, जैसे संजय मिश्रा ने काम किया है, पंकज त्रिपाठी ने शायद काम किया है, फिर मनोज बाजपेयी ने काम किया, तो बहुत सारे ऐसे बिहार के कम चुनिंदे लोगों ने काम किया। तो मुझे भी जब मौका मिला सेकेंड लीड में ना, अकील अहमद का, अब मैं कास्ट का ब्राह्मण हूँ, मुझे जब कैरेक्टर मिला वो मुस्लिम का मिला, तो मुझे मजा आ रहा था काम करने में, क्योंकि मैं हर एक चीज जो मुझे नहीं मालूम था। इसको हम कास्ट कॉचिंग कह सकते हैं? क्या आपके जो अंदर अलाउड था, जैसे पंकज त्रिपाठी की एक फिल्म को मैंने देखा, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे मुस्लिम रोल करने के लिए मुझे मीट काटने के लिए उस मोहल्ले में जाना पड़ता था, वहाँ की बदबू और वहाँ की एक्टिविटी में बर्दाश्त नहीं करता था। बहुत सारे वोमिटिंग होने के बावजूद भी मैं उसको कर रहा था, क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मुझे वहीं से आप तक पहुँचाने का मौका मिला। ये क्या फिल्मी नाटक था या ये रियलिटी में होता है ऐसा? सर ये किस्मत था उनका लाइफ का, कि जो दुर्भाग्य था उनका, और वो मटन काट रहे थे ना, तो आज पंकज त्रिपाठी को हर घर में जाना जा रहा है कि वो उन्होंने दुर्भाग्य को काट करके सौभाग्य को प्रकट कर दिया उसी काम से। कि काम कौन सा काम सर इस इंडस्ट्री में आपको उठा के आगे रख देगा वो किसी को नहीं मालूम है। अभी सर ये फिल्म में मेरा एक ही सीन है, ओपनिंग सीन मुझे मिला। जब मुझे ये फिल्म मिली थी, इसके डायरेक्टर हैं जितेंद्र जैस, हमारी उम्र के, बहुत एनर्जेटिक हैं वो भी। वो मुझे 1.5 पेज का डायलॉग दिए थे, 1 मिनट का, अंडर 1 मिनट का रोल था मेरा। जब वो सेट पर देखे तो वो काम करने का तरीका देखे, तो मुझे बोला कि आप ओपनिंग सीन कीजिएगा। तो मैंने बोला कि ओपनिंग क्या मतलब, समझ पूरे क्लियर कीजिए मेरा। तो बोला कि मतलब फिल्म की स्टार्टिंग ही आपसे हो गई, तो आप ये सोच के कीजिए कि आप ही इस फिल्म के हीरो हैं। यहाँ हिंदी फिल्म में जो कैमरा के पीछे के लोग हैं वो अंग्रेजी का उपयोग ज़्यादा करता है, और जिस धरती से आप आते हैं वहाँ अंग्रेजी 7वीं 8वीं के बाद पढ़ाई जाती है। तो ये प्रॉब्लम होता है या आपने 12वीं एजुकेशन या ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ आए थे? नहीं सर, मेरा भी मानना है कि प्रॉब्लम है। जब सर डायलॉग्स आपके पूरे हिंदी में है, तो आपको कोशिश भी यही करना चाहिए हर डायरेक्टर को, हिंदी में बात करें। अभी जब मैं मराठी फिल्म कर रहा था, तो वहाँ पर सेट पर हर एक आदमी मराठी में बात कर रहा था, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम भी बनने लगा। तो वहाँ पर काम में थोड़ी दिक्कतें भी आने लगी। तो मैं रिक्वेस्ट करने लगा कि सर हिंदी में बात करो मेरे से, क्योंकि मुझे मराठी आता नहीं है। लेकिन मैं मराठी करना चाह रहा था, ये मुझे करना था कि मैं मराठी फिल्म करूंगा एक अनुभव के लिए। क्योंकि सर अगर आप साउथ की फिल्में करते हैं जिस भाषा के आपको ज्ञान ही नहीं है, तो काम कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं से मुझे शुरुआत चाहिए था। तो मैंने मराठी फिल्म में जब मुझे मौका मिला, अच्छा मौका था सेकेंड लीड में कुछ करने का, बोला ना कि मेरा मुस्लिम कैरेक्टर था, अकील अहमद है कैरेक्टर का नाम। तो वहाँ से मुझे लगा कुछ डिफरेंट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सर अभी भीड़ है काफ़ी। मुंबई में जाना ही सिर्फ एक्टर नहीं है,
कि मैं मुंबई पहुंच गया तो मैं एक्टर बन गया, नहीं। वहाँ सर भीड़ में हर एक बंदा लड़ाई लड़ रहा अपना जगह का। यहाँ एक बात जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में जो फेल्योर एक्टर है, जो कुछ नहीं कर पाता है, वो आगे चल के डायरेक्टर बन जाता है। जो फेल्योर डायरेक्टर है वो कुछ नहीं कर पाता है तो प्रोड्यूसर बन जाता है। जो फेल्योर प्रोड्यूसर है, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं होता है, तो वो एक एजेंसी खोल लेता है और वो हायर करता है कि ये फल्ला के लिए मैं टीम हायर कर रहा हूँ। ये जो सैडवैक है इंडस्ट्रीज का, या यही बैकबोन है इंडस्ट्रीज का? सर मैं अभी हाल में मैं क्या था, झारखंड में मेरी शूटिंग थी और वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही कुछ देखा। अब उस फिल्म में मैंने लीड में कैरेक्टर किया है। अब उसके डायरेक्टर ने ही खुद जा करके अपने बेटे को लीड में काम करवा दिया है। और जब फिल्म अभी सारा कुछ हो चुका है, एडिटिंग अभी हो सकता है हाल फिलहाल में रिलीज भी हो, तो उसके पोस्टर पे मैं नहीं हूँ, मेरा नाम तक गलत लिखा गया है वहाँ पर, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा लड़का ना दब जाए उससे। उस लड़के को, उनके डायरेक्टर के जो लड़के थे उसको वो काम नहीं दे रहे थे। उस लड़के को मैंने ही जितना कोशिश करके हर कुछ सिखा करके मैंने उसको बोला कि यार लीड में जब कर लेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो भी चाह रहे थे कि ये मेरा ही बेटा हीरो बने। सर अब आगे तो आपने कर दिया, आज उसका नुकसान मुझे हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टर का लड़के हैं वो। अब मैं लीड में करने के बावजूद पोस्टर से गायब हो गया। अब नेपोटिज्म में जो लोग कहते हैं ना कि नेपोटिज्म कोई दूर के बंदे नहीं करते हैं, आपसे जुड़े लोग ही कर रहे हैं। ये तो है ना कि अगर जो इस इंडस्ट्रीज में या किसी भी इंडस्ट्रीज में जो पैसा लगाता है, जो जिसके जेब से पैसा खर्च हो रहा होता है, आप एक समोसा लाते हैं दुकान से खरीद करके, आप अपने दोस्तों के बीच में तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आप करते हैं क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये इंडस्ट्रीज भी वैसा ही है कि जो पैसा लगाता है वो अपने आदमी को पिक एंड चूज करता ही है। सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यश चोपड़ा जी थे, मोहब्बतें फिल्म किया था उन्होंने, उसमें शाहरुख खान भी थे और उनका लड़का भी उदय चोपड़ा भी थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं देखा। तो आज यश चोपड़ा और उदय चोपड़ा को आप खुद ही देख रहे हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ। लेकिन सर शाहरुख खान में भी डिफरेंस है। हाँ। जिस बंदे में सर टैलेंट है ना, आप उसको नहीं रोक पाओगे। हाँ। आज आपने मुझे पोस्टर से तो हटा दिया। तो इसी टैलेंट पे हम बात करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो वो गया जी वाला जो सीन किया है, जिसमें आप ये कहते हैं कि मेरे सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, उस सीन को अगर आप दोहरा दें तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सर जब मैं उसमें सीन में क्या ना कि मैं काफ़ी पढ़ लिख करके, एक यूपी की घटना थी वो जो न्यूज़ 24 पर वायरल हो गई थी, तो डायरेक्टर साहब की नज़र में अचानक पड़े और उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर बोला कि ये कैरेक्टर आप कर सकते हैं। तो मैं बोला कि आपको कैसे लग रहा है कि मैं कर दूंगा। तो फिर उन्होंने तो मुझे 1.5 पेज का डायलॉग दिया था। फिर वो रात में 12 बजे आते हैं मेरे पास में और 8 पेज का स्क्रिप्ट होता है मेरे पास में और वो रख देते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे से हो पाएगा, आपको लग रहा है ऐसा? तो उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलाया, बोला कि अगर आप ये रोल नहीं करेंगे तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस दिया ना, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा था, मैंने सर कई फिल्में किया हुआ है। मेरी पहली फिल्म थी देसी धमाल, वो रिलीज नहीं हो पाई। दूसरी फिल्म मैंने किया था सर, जिसको दैनिक भास्कर ने भी फाइनेंस किया था, सत्ता परिवर्तन, वो फिल्म भी रिलीज नहीं हुई। मेरी पहली जो मैंने फिल्म किया है ना, वो फिल्म का नाम था आकाशवाणी, जिसमें कार्तिक आर्यन लीड कर रहे थे और लव रंजन साहब थे उसके डायरेक्टर, जो आज भी काफी काम कर रहे हैं। उस फ्रेमवर्क किया था मैंने आकाशवाणी फिल्म में, कैंडल पकड़ के कार्तिक आर्यन के साथ खड़ा हूँ। तो क्योंकि गांव से आया तो मुझे ये मालूम नहीं था कि डायलॉग का मैटर बड़ा करता है इंडस्ट्री, और उस लायक भी नहीं था तभी मैं, कि बस चकाचौंध को देख के भाग रहा था। ये रियलिटी है कि आपके अंदर में टैलेंट को पैदा करना पड़ेगा, अपने टैलेंट को समझना पड़ेगा, अपने कमियों के ऊपर में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं। हाँ सर, ये हाँ आपने बोला डायलॉग को लेकर के, उसके डायलॉग्स हैं। जब एक बेरोजगार लड़के रंजन का मैंने कैरेक्टर किया, तो मीडिया कर्मी आके मेरे से सवाल करता है कि इतना पढ़ लिख करके आप ये बैटरी रिक्शा क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सर अगर आप गौर से देखो ना, तो हर जगह शिक्षित युवा जो बिहार से हैं या यूपी से हैं, वो दिल्ली में आकर के बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है। सरकार कहती है कि मैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रहा हूँ, तो सर बेरोजगार को कहाँ पर आपने खत्म किया? तो इसीलिए मेरा एक पहला ही डायलॉग है कि इस देश को 3 लोग मिलकर चला रहे हैं, पहला नेता, दूसरा प्रशासन और तीसरा आप लोग जैसा मीडिया। क्योंकि सर उसको मैंने 2 पक्ष में बोला है, एक मीडिया जो चाटुकार है, दूसरा मीडिया जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी नेता के साथ में भी है। आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे, चर्चा देश विदेश में हो रहा है उनका, तो अच्छा काम करने वाले की चर्चा होगी। अगर मैंने इस फिल्म में भी अच्छा काम किया ना, तो सेट पर डायरेक्टर साहब ने कहा था, जितेंद्र जैसी जी ने कहा था कि इस फिल्म के हीरो आप बन जाएंगे। तो उस समय तो लोगों ने कहा कि अरे यार एक सीन करने वाला लड़का क्या कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ मेरा वो मेहनत, मैं कहता हूँ कि सब काली माँ महादेव की कृपा है, वो रंग ला रहा है। अब हम कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं। आपकी स्कूल लाइफ
सुपौल के सराउंडिंग में हुई है। आपकी बचपन के दोस्त, वहाँ के लोग, वहाँ की नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं झारखंड में पढ़ाई किया। अच्छा। झारखंड बोकारो में और रांची में मेरी कॉलेज करने के बाद हाँ। मैं दिल्ली भाग गया। दिल्ली आया फर्स्ट टाइम 2011 में 10 फरवरी को। और मेरा इत्तेफाक है सर लाइफ का कि 10 फरवरी को मैं पहली बार भी दिल्ली आता हूँ और 2014 में भी 10 फरवरी को ही आता हूँ। और मेरी जो फिल्म भी रिलीज हुई ना तो वो भी 10 ही फरवरी। तो ये 10 फरवरी का कोई अब सर मुझे भी या समझ ये में है नहीं कि आया। नहीं ये मेरा किसी ऐसे लोगों का बर्थडे है जो मुझे याद करना रहता है? अब सर ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि 10 फरवरी का चक्कर क्या है, और वो सक्सेसफुल रहा है मेरी लाइफ। तो हम मिलते हैं फिर अगले 10 फरवरी को आपके साथ। ठीक है सर, धन्यवाद आप सभी का। मैं मिथिलांचल का हूँ, सारे मिथिलावासी इनके चैनल को सपोर्ट करें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार आर्य।